तंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। यानी फ्रांस में जो राजतंत्र था, राजा का तंत्र था, वो समाप्त। राजतंत्र कैसा? उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त, खत्म। और किसकी स्थापना हुई? गणतंत्र की, है ना। अब देख लेते हैं इसमें जो चीज़ें हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। फ्रांस की स्थिति आने वाली वर्षों में तनावपूर्ण बनी रही। जब कोई लड़ाई हो जाती है, जब देश आज़ाद होता है ना, जैसे भारत पाकिस्तान जब हुआ, उसके बाद भी स्थिति कैसी बनी रही? बड़ी टाइट बनी रही थी। यद्यपि लुईस 16वें ने संविधान का हस्ताक्षर कर लिए थे। लुईस जो 16 था, उसने संविधान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, भैया हम संविधान के अकॉर्डिंग चलेंगे। परंतु प्रसा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। कौन से राजा से चल रही थी? प्रसा के राजा से। प्रसा, है ना, प्रसा के राजा से अपनी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। ठीक है। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों में शासन की भी चिंता थी, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली। क्या बना लिया? लेकिन जब तक इन योजनाओं पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। तो क्या हुआ? 1789 की गर्मियों के बाद ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राजाओं में अपनी अपनी क्या हो गई बेटा? अपनी अपनी सभा हो गई, है ना, कि अब इन घटनाओं को कैसा करना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए, है ना, नहीं तो राजतंत्र बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या किया? नेशनल असेंबली ने जो प्रसा थी और ऑस्ट्रिया, कौन कौन सी देश थे? प्रसा और ऑस्ट्रिया। कौन कौन से थे? प्रसा और ऑस्ट्रिया। प्रसा और ऑस्ट्रिया, इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। ठीक है। अब प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। जिन्हें सेवा अपने देश की करनी थी, वो आते थे, सेना में भर्ती हो जाते थे ना। इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीन वर्गों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लड़ा। किनके बीच लड़ा गया ये युद्ध? राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध। हाँ, राजाओं, यूरोपीय राजाओं, यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध। ये युद्ध किनके बीच में लड़ा गया बेटा? है ना। युद्ध की घोषणा नेशनल असेंबली ने किसके प्रति कर दी? प्रसा और ऑस्ट्रिया। ठीक है। और ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध लड़ा गया। उन्होंने होठों पे देशभक्ति के जो तराने थे, उनके कवि राजेद द लाइट द्वारा रचित मार्सिले भी था। उनके होठों पे क्या थे? देशभक्ति के गाने थे, अपने देश के लिए लड़ने की जज्बा था। उनके जो कवि थे राजेट द लाइम। अब इस कवि राजेट द लाइम, इनके द्वारा रचित जो कविताएं थीं, है ना, इन्होंने कौन सी कविता रची? मार्सिल, है ना। इसके जो गाने थे ना, उनके होठों पे थे। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। पहली बार किसकी ओर कूच करते हुए गाया था? पेरिस की ओर। हाँ,
मार्सिलेस वालों ने किसकी तरफ कूच किया? पेरिस की तरफ। पेरिस की तरफ कूच कर दिया। कूच करने का मतलब है लड़ाई के लिए आगे बढ़ दिए। इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले, इसलिए क्या रखा गया? इस गाने का नाम मार्सिले रखा गया। राष्ट्रगान, अपना राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, है ना। अब क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। जनता थी बेचारी परेशान थी, है ना। पुरुषों के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ गई थी। अब जो मर्द लोग थे वो तो कहाँ चले गए? लड़ने के लिए चले गए। अब खाने पीने जो घर की व्यवस्थाएं थी वो कौन उठाती थी? महिलाएं उठाती थी, औरतें उठाती थी। देश की आबादी को एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। जो 1791 में जो बना हुआ था उसमें जो अमीर लोग थे उन्हीं को सारे फ़ायदे हो रहे थे, गरीब लोगों को कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो इसलिए ज़रूरत महसूस किया गया कि ये युद्ध बहुत ज़रूरी है। तो लोग अपने अपने बच्चों को, औरतों को, है ना, अपने घर वालों को छोड़कर कहाँ चले गए? युद्ध में चले गए। लोग राजनीतिक क्लबों के अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजनाओं पर बहस करते थे, है ना। अब बैठ जाते थे पंचायत लगा के सरकार की क्या योजना है, क्या क्या है, इनके बारे में बात करते रहते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकेब के नाम पे पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। अब एक जैसे क्लब होते हैं ना, तो वहाँ पे राजनीति की बातें, लोग आते थे, बैठते थे, राजनीति की बातें करते थे, है ना। ये सबसे पहले सबसे सफल क्लब था जहाँ पे लोग आके बैठ के बातें करते थे इसके बारे में। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं, उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए, महिलाओं ने भी अपने क्लब बना लिए और अपने जो मांग थी, उनकी जो महिलाओं की मांगें थी वो आवाज़ उठाने लगी। जैकोबिन क्लब के सदस्य, कौन से क्लब के सदस्य? जैकोबिन क्लब। इस पे एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। जैकोबिन क्लब जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, जो समाज के मतलब कमज़ोर वर्ग कह सकते हैं, जो कमज़ोर वर्ग थे जो थे उस वर्ग के लोग यहाँ पे आते थे, अपनी चर्चा किया करते थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज जो घड़ियाँ संवारते हैं, है ना, और छपाई करने वाले और नौकरबद दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। और उनका नेता कौन था? इन सब का नेता कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। हाँ, जैसे जो मजदूर थे, है ना, कौन कौन थे? मजदूर थे, जूता बनाने वाले, घड़ी साज जो घड़ी संवारते हैं, घड़ी साज। इनका लीडर कौन था बेटा? इस जैकोबिन क्लब के अंदर इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन, हाँ देखो लिख देते हैं हम, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। भैया इसके जो इनके नेता थे कौन थे? मैक्सिमिलियन, हाँ, रोबेस्पियर। ठीक है, ये 1 नंबर का आपको ज़रूर मिलेगा, 6 तारीख को देख लेना, ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। जैकोबिनों के इस बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। जैकोबिन के एक बड़े वर्ग के गोदी कामगारों ने, इन्होंने क्या किया? धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। ऐसे उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यानी हम कुलीन वर्ग से जो लोग हैं उनसे अलग दिखें। यह ब्रीचेस क्या पहना इन्होंने? इसका नाम क्या था? ब्रीचेस,
क्या था? ब्रीचेस। ब्रीचेस। कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का नया तरीका था, है ना। अब क्या होता है, इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया। जैकोबिन की तरफ थे, जैकोबिन क्लब में जो लोग आते थे उन्हें क्या बोला जाता था? जैकोबिनो। 100 कुलात क्या बोला जाता था बेटा इन्हें? 100 कुलात। 100 कुलात बोला जाता था। ये पूछा जा सकता है कि जैकोबिनों को क्या बोला जाता, तो आप बताएं। जो 100 कुलात, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। इसका मतलब क्या होता है? बिना घुटने वाले। मतलब अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? बिना घुटने वाले। बिना घुटने वाले, बिना घुटने वाले, बिना घुटने वाले, है ना। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। कैसे रंग की टोपी पहनते थे? लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, है ना। कौन सी टोपी पहनते थे? लाल रंग की टोपी। ये किसका प्रतीक थी? स्वतंत्रता का प्रतीक थी, सिंबल थी, स्वतंत्रता का प्रतीक थी। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, है ना। सन 1789 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव के नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। इन्होंने कल पेरिस वासियों को उड़ा ही देता हूँ, है ना, मतलब इनके प्रति बहुत ज़्यादा आतंक फैला देता हूँ। तो 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया। कब बोल दिया? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को क्या किस पे धावा बोल दिया? ट्यूलेरिया, ट्यूलेरिया के महल पे धावा बोल दिया उन्हें, है ना। राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डालने देने की प्रथा पर पारित किया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष की उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, का मतदान अधिकार दिया गया। अब क्या था? पहले क्या था? 25 साल की उम्र होनी चाहिए और 3 टाइम की मजदूरी होती है वो कर के रूप में देने वाला होना चाहिए। लेकिन अब की बार उम्र कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। और वोट, सभी को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंस का नाम दिया गया। पहले कौन सी नेशनल, पहले कौन सी असेंबली थी? नेशनल असेंबली। पहले थी नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली पहले कौन सी असेंबली थी? नेशनल असेंबली थी। अब इसे क्या, किसका नाम दे दिया गया? निर्वाचित असेंबली। निर्वाचित असेंबली। कन्वेंशन, क्या नाम दिया गया इसे? कन्वेंशन। हाँ, सही से देखो। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम हाँ, दिया गया। इसे अब क्या बोला जाने लगा? कन्वेंशन। अब जो नेशनल असेंबली थी वो किस में चेंज हो गई? कन्वेंशन में चेंज हो गई। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। अब राजतंत्र का अंत कब हुआ? 1792। हाँ, ये पूछा जाएगा। 21 सितंबर राजतंत्र का अंत कब हो गया? 21 सितंबर 1792 में राजा का जो शासन था वो खत्म कर दिया गया, है ना। और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। यानी अब फ्रांस कैसा था? गणतंत्र। हाँ, गणतंत्र कैसा होता है? जो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। गणतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। फ्रांस को कैसा राष्ट्र घोषित कर दिया गया? कब कर दिया गया? 17 सितंबर 1992 को, ठीक है। अब गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहाँ सरकार एवं उनके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतंत्र देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे अब मान लो अपना देश अभी कैसा है? गणतंत्र देश है ना। कब गणतंत्र हुआ अपना देश? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को तो आज़ाद हुआ। आज़ाद हुआ। हाँ,
तो गणतंत्र कब हुआ? 1950। आप 26 जनवरी मनाते हो? हाँ, 26 जनवरी 1949 को पूरा संविधान लिखा गया था। हाँ। और नहीं, 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान लिखा गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 1950 को इसे लागू कर दिया, तभी से हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या बोला जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी तरीके से फ्रांस में भी 21 सितंबर 1992 को क्या हुआ? वो कैसा बन गया? गणतंत्र राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब कोई राजा का कोई शासन नहीं था, कोई शाही परिवार का उस पर अधिकार नहीं था। अब जो भी प्रतिनिधि चुने जाते थे, जो भी लीडर्स चुने जाते थे उन्हें कौन चुनता था? जनता चुनती थी। आतंक राज, है ना, आतंक राज, आतंक राज, आतंक राज 1793 से 1794 तक के ये काल को आतंक का युद्ध कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? 1793 से 1700 आतंक का काल। हाँ, आतंक का युग, आतंक का युग कहा जाता है। पूछा जा सकता है आतंक का युग, आतंक का युग, इसे क्या बोला जाता है? आतंक का युग बोला जाता है। अच्छा, जो इसका जो जैकोबियंस का जो लीडर था वो कौन था? कौन था जैकोबियंस का? रोवे स्पेयर। कौन था? हाँ, नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। अब शासन में किसका शासन आ गया? किसका शासन आ गया? रोबेस्पियर का। ठीक है, इसने क्या किया? बहुत सख्ती कर दी, है ना। कोई कुछ भी गड़बड़ी करे जान से उड़ा दो, गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता। हाँ, उसके हिसाब से गणतंत्र को जो भी शत्रु थे, जितने भी गणतंत्र के शत्रु थे, है ना, जितने भी संविधान के दुश्मन थे, उन्हें क्या किया जाता था? एक सिल रखी जाती थी, है ना, उस पर मूड रखा जाता, सिर रखा जाता था और काट दिया जाता था। हाँ, जैसे मोहनजोदारो में एक सीन आता है तो उसमें क्या किया जाता है ना, इस तरीके से इस पे यहाँ पे ये ग्लिट होती है, इसमें मूड रखा जाता है और ऊपर से धार आती है, गर्दन खत्म। ठीक है, तो बड़ा सख्त शासक था। राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैलियों से असहमत रहने वाले पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता। किस पे चढ़ा के? गिलोटिन। गिलोटिन, गिलोटिन किस पे चढ़ा के? गिलोटिन पे। गिलोटिन पे चढ़ा के उनका सर को धड़ से अलग कर दिया। गिलोटिन दो खम्भों के बीच लटकने वाली मशीन थी जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम के इसका आविष्कारक कौन था? डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार, इस मशीन का आविष्कार किसने किया था? हाँ, इन्हीं के डॉक्टर गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन ने किया था। ठीक है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी थी। किसानों को अपना अनाज शहरों से लेकर जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर दिया, जैसा कि अभी हो रहा था, है ना। जो कानून लाया जा रहा था, इसमें लोग ऐसा समझते थे। तो रोबेस्पियर ने क्या किया? अब जो भी सामान बिकेगा किसान का, वो किसान जो सरकार होगी उसका मूल्य तय करेगी। आज भी करती है, लेकिन वो अलग ढंग से, अगर ये कानून लागू हो जाता तो अलग ढंग से होता। ठीक है। अपेक्षाकृत महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया गया। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल और संविधान संबोधन में भी बराबर का आचरण व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मॉन्सियोर महाशय एवं मदाम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोएन नागरिक एवं सितोइन नागरिका नाम से संबोधित किया जाता था। पहले किससे किया जाता था? मॉन्सियोर, है ना। अगर
जैसे अपने यहाँ क्या लगाते हैं, मिस्टर और मिसिज, क्या लगाते हैं, मिस्टर और मिसिज। तो वहाँ पे क्या लगाया जाता था, पहले क्या लगाया जाता था, रोबेस्पियर से पहले क्या लगाया जाता था, मॉन्स्यूर। क्या लगाया जाता था, मॉन्स्यूर। इसका मतलब होता था महाशय। क्या होता था, महाशय या श्रीमान, है ना। और जो मदाम, ये किसके लिए, जैसे मिस्टर अपने यहाँ लगाया वैसे मदाम, ठीक है। मदाम का मतलब होता था महोदया। क्या होता था, महोदया, ठीक है। अब क्या हुआ, रोबेस्पियर ने क्या किया, इनकी जगह पे, इन दोनों शब्दों की जगह पे उसने क्या किया कि अब सारी जो जनता है ना, महिलाओं को सितोयेन, तो पुरुषों को किससे संबोधित किया जाने लगा, सितोयेन। हाँ, सितोयेन। जो वहाँ के जो पुरुष थे, जो मेल थे, उन्हें क्या बोले जाने लगा अब, सितोयेन। सितोयेन का मतलब होता है महाशय, ठीक है। पहले क्या बोला जाता था, मॉन्स्यू। लेकिन जैसे ही कौन आया, रोबेस्पियर आया, तो उसने क्या किया, मॉन्स्यू की जगह पे सितोयेन बोला जाने लगा। सितोयेन कैसे बोला जाने लगा, पुरुषों को बोला जाने लगा। और सितोयीन कैसे बोला जाने लगा, महिलाओं को, जो कि फीमेल होती थी, उन्हें क्या बोले जाने लगा, सितोयीन, ठीक है। इनसे, इन नामों से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया। जो चर्च थे, क्या कर दिया गया, उन्हें बंद कर दिया गया। और उनके भवनों को बैरक और दफ्तर बना दिया गया। चर्चों को क्या बना दिया गया, बैरक और दफ्तर बना दिया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे, है ना। वो इतना सख्त हो गया कि जो उसे चाहते थे वो भी परेशान हो गए। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, है ना। अगले दिन क्या किया गया, जुलाई, अब वो राजा कैसा था, जुलाई 1794 में अब आतंक कितना बढ़ गया, वो अपने को भी नहीं छोड़ता था, ठीक है। तो क्या किया, जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी करार पाया गया और किस पे चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। उसका सर धड़ से अलग, यानी किसका अंत हो जाता है, रोबेस्पियर, यानी आतंक का राज्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद कौन सा शासन स्टार्ट होता है, डायरेक्टरी। है ना। आतंक का समाप्त होने के बाद कौन सा आता है बेटा, डायरेक्टरी। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। जिनके पास संपत्ति नहीं थी, फिर से उन्हें क्या कर दिया गया, हाँ, मत के अधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका, 5 सदस्य। कार्यपालिका में कितने लोग थे, कार्यपालिका में कितने सदस्य थे, इसमें 5 सदस्य। इनकी कार्यकाल में 5 सदस्य। डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इन्हें क्या बोला जाता था बेटा, 5 सदस्यों को डायरेक्टरी क्या बोला जाता था, इन्हें डायरेक्टरी नहीं बेटा, डायरेक्टरी। हाँ, इस प्रावधान के जरिए जैकोबियन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। पहले इसमें क्या था पहले इसमें एक ही था,
पहले कितना था सदस्य? 1 था, लेकिन अब कितने हो गए? इस सरकार में कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए। ठीक है। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता तथा परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता से अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्टा के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो क्या था? लेकिन अब डायरेक्टरों का जो डायरेक्टर थे, है ना, उनका झगड़ा किससे होता रहता था बेटा? विधान परिषद से होता रहता था, है ना। जब विधान परिषद से होता है, इस झगड़े का फायदा उठाया और फिर किसका शासन स्टार्ट होता है? नेपोलियन बोनापार्टा। किसका शासन स्टार्ट होता है? राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह। किसका जन्म हुआ? सैनिक तानाशाह। इसका नाम सभी जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अब यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का शासन स्टार्ट होता है। सरकार के स्वरूप के इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि, समता, समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी पूरे यूरोप की राजनीतिक अदालतों को भी